अगर आपको भी लगता है कि आपकी पॉलिटी में बहुत ही शानदार पकड़ है और आपने पॉलिटी लगभग पूरी पढ़ ली है, तो मैं आपके लिए ऐसे शानदार क्वेश्चन लाया हूं जो एसएससी ने ही अपने प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे हैं। और यकीन मानिए ये वास्तव में हार्डेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपकी तैयारी की परख को बहुत ही गहराई से जांचेंगे। यदि आप तैयार हैं तो हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं 2 मिनट में कि ये सीरीज आपके ऊपर निर्भर करती है। यदि आप इस सीरीज को पसंद करते हैं तो इस सीरीज के और भी पार्ट आएंगे। लगभग मैंने सोच रखा है कि इसके 15 पार्ट आएंगे और हर पार्ट में ऐसे ही हार्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा जो बहुत ज्यादा हार्ड हैं। और ये सारे हार्ड क्वेश्चंस जो हैं उन हार्ड क्वेश्चंस को हम 360 डिग्री रिवीजन पर देखेंगे। उसके इर्द गिर्द आने वाली सारी चीजों को हम भाप लेंगे कि आने वाले समय में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है और इस क्वेश्चन के जो विकल्प हैं उनसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन नहीं बना सकता है। आपको बस करना क्या है, आपको एक पेन और कॉपी लेनी है और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे, आपको लगभग 20 क्वेश्चन करवाएंगे। आपको ये देखना है कि आपको उन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आते हैं। यदि यकीन मानिए यदि आप इन 20 क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, यानी आपका स्कोर 7/20 भी होता है, तो आपकी तैयारी पॉलिटी में अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। हाँ जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ये बात मेंशन की गई है कि जो रिलीजियस डेनोमिनेशंस हैं उनको एक्वायर करने और इमूवेबल की जो है व्यवस्था की गई है। अब आपको देखना है, हमने जो बेसिकली पढ़ा हुआ है वो आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 ये ऊपरी तरीके से पढ़े हुए हैं। जैसे कि हमें पता है कि भाई आर्टिकल 25 में कहा गया है कि कोई भी जो धार्मिक प्रवृत्ति है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है कि वो बंदा कौन सा धर्म मानता है। वो नास्तिक होना चाहे तो वो नास्तिक भी हो सकता है। और 26 में धार्मिक प्रबंधन की व्यवस्था दी गई है, यानी कि 25 में जो है व्यक्ति धार्मिक तौर पर स्वतंत्र है और 26 में जो है वो धार्मिक प्रबंधन की बात की गई है कि धार्मिक प्रबंधन जो है वो बनाए जा सकते हैं कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के द्वारा। यानी कि इस्लाम एक स्ट्रक्चर है, वो अपने बंदों के लिए जो भी टाइप की रिलीजन पद्धति बनाना चाहे कि पूजा इस प्रकार होगी वो बना सकता है। हिंदुइज्म में अगर हिंदू लोग चाहें कि हमारी जो पूजा पद्धति है ऐसी होनी चाहिए तो हो सकती है। पर सवाल ये है कि इसके सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सा सेक्शन ये बताता है कि चल और अचल संपत्ति, यानी कि जो अक्वायर मूवेबल है, जो प्रॉपर्टी है जो अक्वायर की जा सकती है, वो कौन से सेक्शन में आता है। तो आप समझिए 26A जो सेक्शन है ये बताता है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, यानी कि आप वो सारी चीजें बना सकते हो, सारी चीजें बना सकते हो जो मदद करती हूँ किसमें, रिलीजन की प्रचार में। और जैसे आपने देखा होगा कि डोनेशन वगैरह होते हैं कोई भी रिलीजन में, जो गरीबी वाली व्यवस्था है उनको डोनेट इत्यादि करने में, यानी कि प्रॉपर मदद करने में। इसके लिए आप क्या बना सकते हो, कोई इंस्टीट्यूशन आपने बना दिया, कोई संस्था आपने बना दी, तो आप वो संस्था वगैरह बना सकते हो। लेकिन 26B कहता है कि कोई भी, जो आप 26 हमेशा ऊपर तौर पर पढ़ते हो, 26B कहता है कि भाई धार्मिक प्रबंधन बनाए जा सकते हैं, यानी कि धार्मिक प्रबंधन बनाए जा सकते हैं, यानी कोई भी धर्म का जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो ये तय कर सकता है कि उस धर्म के लोग किस तरीके से पूजा पद्धति को फॉलो करेंगे। हालांकि डीप में यदि आप समझे तो ये धार्मिक प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ये तय करता है कि आप ऐसे धार्मिक प्रबंधन नहीं बनाएंगे जो किसी के जीवन के अधिकार या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करते हैं, जैसे सबरीमाला केस हुआ था। फिर कभी आपको बताएंगे। 26C, आपका आंसर है 26C। 26C ये कहता है कि चल और अचल संपत्ति और उसका अधिग्रहण करने का आपको अधिकार है। और 26D कहता है कि जो संपत्ति आपने बनाई है, यानी कि इंस्टीट्यूशन आपने बनाए हैं, उन इंस्टीट्यूशन के प्रशासक बन सकते हो, यानी कि उसका प्रशासन कैसे चलेगा
उसमें क्या कार्य पद्धति होगी वो आप देख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन की जो है पूरी समरी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट में क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो भारत का महान्यायवादी है वो न्यायालयों में सुनवाई करेगा। यानी कि जो भारत का महान्यायवादी है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सुनवाई करेगा। ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? सवाल फिर वही उठता है कि बेसिकली हमें ये पता है कि 76 ये बताता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा, लेकिन इसके सबसेक्शन से जब क्वेश्चन बनता है तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि सबसेक्शन याद नहीं किए गए। लेकिन क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही गहराई से सबसेक्शन से आजकल पूछे जा रहे हैं। ये भी सिलेक्शन पोस्ट का ही क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। 76(1) बताता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी होगा। और 76(2) बताता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर जो है महान्यायवादी वो विधिक निर्देश यानी कि विधिक सलाह देगा। क्या मतलब है इसका? नहीं, राष्ट्रपति यदि महान्यायवादी से कहेगा कि भाई भारत सरकार का ये केस फंसा हुआ है किसी राज्य सरकार से, तो इसके लिए क्या विधिक सलाह हो सकती है, जो यानी कि लॉ की जो एडवाइस होती है वो महान्यायवादी देगा राष्ट्रपति के कहने पर 76(2) के तहत। और 76(3) के तहत आपका आंसर होगा कि न्यायालयों में जो है सुनवाई कर सकता है महान्यायवादी। अब आप समझिए कि महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया है। ये भारत का पहला सरकारी अधिकारी होता है, पहला सरकारी विधि अधिकारी होता है। यानी कि लॉ का जो सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है, विधि अधिकारी होता है। इसके लिए जो योग्यता है वो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के ये योग्य होना चाहिए, तो ये काम कर सकता है। इसको जो इसका जो कार्यकाल है वो तय नहीं है, वो राष्ट्रपति के आधार पर है कि राष्ट्रपति इनको कब तक रखना चाहता है। यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। एक वर्ड यूज करते हैं पारिश्रमिक, यानी कि पारिश्रमिक, इनको जो पैसा मिलेगा वो राष्ट्रपति तय करेंगे। हालांकि इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के इतना पैसा दिया जाएगा। आर्टिकल 88 के तहत आप देखोगे कि ये संसद में किसी भी सदन में, यानी कि चाहे वो लोअर सदन हो चाहे अपर सदन हो, दोनों में बोल सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये संसद की किसी भी समितियों के भाग हो सकते हैं, जो संसद में पार्लियामेंट कमेटीज बनती हैं, लेकिन वहां भी ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये जो महान्यायवादी होता है ये भारत के किसी भी कोर्ट में जाके सुनवाई कर सकता है, किसी भी कोर्ट में जो है सुनवाई कर सकता है। और ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यानी कि जब ये भारत सरकार में महान्यायवादी होंगे तो ये सोचे कि यदि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो जी हाँ, ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं महान्यायवादी हो। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ साथ ये देखना होगा कि ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस है इनकी, ये भारत सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, भारत सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महान्यायवादी से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। जो डीपीएसपी है हमारे, उनसे ये क्वेश्चन बना गया है कि डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका राज्य को देश के लिए नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय पालन करना चाहिए। इसे न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है, इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अब इसमें से आपको चुनना है। यानी कि आप देखेंगे तो इसमें जो ए कह रहा है वो कह रहा है कि डीपीएसपी जो है वो ये देखे कि राज्य में जो नियम या कानून बन रहे हैं उसको वो ध्यान रखते हुए डीपीएसपी का पालन करे या ना करे। न्यायपालिका द्वारा से लागू किया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये निलंबित किए जा सकते हैं। अब आपको ये चुनना है कि इसमें केवल ए सही है या सी सही है या ओनली बी सही है या ए और सी दोनों सही है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान डीपीएसपी निलंबित नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो डीपीएसपी हैं वो लोगों को मिले ही नहीं होते हैं। डीपीएसपी दरअसल बस एक व्यवस्था है जो आर्टिकल 36 से 51 तक दी गई है भाग 4 में। ये क्या है कि डीपीएसपी में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो राज्य के लिए जरूरी हैं कि राज्य यदि चाहे, राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, राज्य यदि चाहे तो उन बातों को लागू कर सकती है जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। क्योंकि इसमें सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, क्वेश्चन आएगा तो उसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। कल्याणकारी बातें बताई गई हैं, तो राज्य चाहता है कि पूरा राज्य जो है कल्याणकारी हो जाए, तो डीपीएसपी की बातों को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन ये न्यायालय फोर्स नहीं कर सकता कि भाई जो बातें
डीपीएसपी में लिखी हैं उनको आप लागू करिए। यदि न्यायालय जो चाहे तो फोर्स नहीं कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता है। तो अब ये कहते थे कि इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीपीएसपी राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि प्रॉपर राज्य चाहे तो बस बात बन सकती है। ये ठीक है कि राज्य जो है वो नीति डीपीएसपी को देख के अपने नियम कानून बनाए ताकि हम एक कल्याणकारी राज्य की ओर जा पाए। तो आपका ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। राज्य विधानमंडल में, यानी कि आप देखेंगे जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसमें जो पीठासीन अधिकारी का चुनाव होता है वो कौन करता है। अब सवाल ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये तो बिल्कुल तय है कि मिनिस्टर्स नहीं करेंगे। विधान परिषद के सदस्य ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि विधान परिषद केवल भारत में 6 राज्यों में है, जैसे कि यूपी है, एमपी है, बिहार है, तमिलनाडु है। ये आप दो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। 6 राज्यों में, तो ये अब अगर करेंगे पीठासीन अधिकारी का चयन तो बाकी राज्यों में कौन करेगा, इसलिए ये आप छोड़िए। चीफ मिनिस्टर अकेले कर नहीं सकता। अब बचते को है मेंबर्स ऑफ विधानसभा। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो ये तय करते हैं कि राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी कौन बनेगा। ये शपथ भी जो लेता है अधिकारी, ये भी सदस्य के रूप में ही लेता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जो लोकसभा होती है उसमें जो अध्यक्ष होता है वो शपथ कैसे लेता है या उसको शपथ कौन दिलाता है, तो उसको शपथ कोई नहीं दिलाता है, क्योंकि वो जो शपथ है वो सदस्य के रूप में पहले से ही ले लेता है। आगे बढ़िए। आप ये भी देखते जाइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है ना। देखिए ये भी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर जो थे वो कौन थे। अब आप बताइए कि बी एन राव क्या डिजाइनर थे? नहीं थे बी एन राव डिजाइनर। प्रेम बिहारी नारायण राजा नहीं थे। के एम मुंशी नहीं थे। तो कौन था भैया? फिर एक ही ऑप्शन बचता है, पिंगली वेंकैया। ये राष्ट्रीय ध्वज के जो थे भाई साहब डिजाइनर थे। कुछ और फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ इससे रिलेटेड जो लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इन्होंने इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। हिंदी में किसने लिखा था फिर? हिंदी में लिखा था वसंत कुमार वैद ने। बसंत कुमार वैद। सवाल उठता है कि इसकी सजावट किसने की थी, जो संविधान है अपना, तो वो की थी नंदलाल बोस ने। सवाल उठता है कि संविधान लागू कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सवाल उठता है कि ये बन के कब तैयार हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे संविधान का प्रतीक क्या है, तो हाथी जो है उसका प्रतीक है, क्योंकि हमारा संविधान सबसे बड़ा था इसलिए इसका प्रतीक हाथी रखा गया। और यदि कुछ फैक्ट यदि देख लें तो जैसे बी एन राव संविधान के सलाहकार थे। और कुछ फैक्ट यदि याद किए जाए तो जैसे मान लो आप 22 जनवरी 1947 को हमने अपना जो झंडा है उसको स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इनको जो है चूज किया था। और यदि आप इससे मिलते जुलते फैक्ट देखें जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे के एम मुंशी से एक फैक्ट है, ये कार्य समिति के जो थे अध्यक्ष थे, ये आगे भी आपको बताएंगे। और के एम मुंशी, और ये प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। ये प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर साहब थे, और उसमें 7 सदस्य थे, तो के एम मुंशी जो थे कार्य समिति के भी सदस्य थे। ठीक है, अभी इतने ही फैक्ट याद आ पा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि भारत में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही होना चाहिए। तो आपको 3 कथन दिए गए हैं, इनसे ए, बी और सी। आप तीनों कथन ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। पहला कथन कहता है, इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रीटेड एज अ recognized political party in a 4 or more states, it shall be known as a national party throughout the whole of India। कहते हैं कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो जो 4 से अधिक राज्यों में उसको मान्यता जो है प्राप्त है, तो क्या वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता यानी कि मानी जाएगी? जी हाँ, मानी जाएगी। जैसे आप देखोगे कि आम आदमी पार्टी थी, वो 4 राज्यों में जो थी उसको मान्यता मिली, इसकी वजह से वो नेशनल पार्टी बनी, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात। यहाँ इनको जो थी वो मान्यता मिल गई थी। तो आप बन सकते हो, ये बिल्कुल ही राइट कथन है। अब आगे जो कथन है दूसरा, वो क्या कहता है, यदि किसी राजनीतिक दल को 4 से कम राज्यों में मान्यता प्राप्त है तो फिर वो नेशनल पार्टी नहीं बनेगी, लेकिन उसे उस राज्य या राज्यों में राज्य दल के रूप में जाना जाएगा। जी हाँ, यदि आप देखेंगे कि कोई जो पार्टी है उसको 4 राज्यों में मान्यता नहीं है, लेकिन जिस राज्य में वो चुनाव लड़ रही है वहां उसको मान्यता प्राप्त है, तो वो
तो वो राज्य दल बोर्ड तो माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि भाई राज्य दल माना जाएगा। इसके लिए कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हैं कि जैसे यदि जिस राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हो वहाँ 3 विधानसभा की सीटें आपको जीतनी होंगी, 6% वोटर, कुल वोट जो डले हुए हैं उसमें से 6% वोटिंग आपको मिलनी चाहिए। ये कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। राष्ट्रीय दलों को, नेशनल पार्टीज नीड ओनली वन प्रपोजर फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन एंड आर आल्सो इंटाइटल्ड फॉर 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ऑफ फ्री कॉस्ट। राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और वे 2 सेट मतदाता सूची निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार होते हैं। हाँ, ये भी फैक्ट एकदम सही है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, ये भी फैक्ट एकदम सही है। इसमें ए बी सी तीनों सही हैं। ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। आपको इसकी थ्योरी, जब अगला क्वेश्चन चुनाव से संबंधित आएगा तो इसको पूरा डिटेल में खोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सीपीओ का क्वेश्चन था, कितना टॉप लेवल का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो इजी है बाकी सबकी तुलना में, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया, लेकिन इससे डिटेल में बाकी चीजों को हम देखते हैं जो पेपर में कुछ ज्यादा ही पूछी जाती हैं। समझिए, मौलिक कर्तव्य जो थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। तब ये केवल 10 जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें गैरमा जोड़ दिया गया कि बच्चों को, जो माता पिता हैं उनको अपने 6 वर्षीय बच्चों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए पढ़ाई और लिखाई की। इसकी जो सिफारिश की थी कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, वो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। इस समिति ने कुछ स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। और इससे रिलेटेड यदि आप फैक्ट देखते हैं तो फैक्ट बन जाता है, स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश दी थी। और अब जो क्वेश्चन बेसिकली बनता है, हाँ आप ये भी देख लीजिए कि ये जो संविधान के भाग 4A में आता है, आर्टिकल आपको पता ही चल गया कि आर्टिकल 51(1) में आता है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि भाई जो 11 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो वो यूएसएसआर रसिया से लिए गए हैं। अब सवाल बनता है कि साहब क्या क्या मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, तो वो 11 हैं जो बहुत पेपर में पूछ जाते हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसे आर्टिकल 1 में कह रहा हूँ, जो मौलिक कर्तव्य 1 है वो क्या कहता है कि जो हमें संविधान के आदर्शों का पालन करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय गान इत्यादि है, इनका जो है आदर करना चाहिए। दूसरा कहता है कि हमें उन लोगों का आदर करना चाहिए साहब, उन लोगों के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए, उनके उद्देश्यों को फॉलो करना चाहिए जिन लोगों ने इस देश की आजादी में बहुत विशेष योगदान दिया। ये दो आप वैसे ही याद कर लो कि भाई जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो संविधान का पालन करने को कहता है, आदर करने को कहता है। दूसरा कहता है अपने हृदय में संजोए उन लोगों के उद्देश्यों को जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया। तीसरे से ट्रिक चलेगी। तीसरा कहता है कि आपको बना के रखनी है 3 चीजें: संप्रभुता, एकता और अखंडता। आपको अपने देश के लिए संप्रभुता, एकता और अखंडता बना के रखनी है, ये तीसरा कहता है। चौथा कहता है कि आपको चारों ओर से इस देश की रक्षा करनी है, रक्षा करनी है, ये ट्रिक होगी आपकी। पांचवा कहता है कि भाई पांच पांच हाथ यानी 5 पांडव, यानी कि आपको भ्रातृत्व का भाव रखना है, अपने जो सभी लोग हैं भ्रातृत्व का भाव रखना है, नारी का सम्मान करना है। जैसे कि 5 पांडव अपनी माता कुंती का सम्मान करते थे। 6 क्या बोलता है? 6 कहता है कि अपनी संस्कृति के प्रति आप काम कीजिए। 6 में हम लोग संस्कृत लेते थे जब पढ़ते थे छोटे में, तो अपनी संस्कृति पर काम कीजिए, संस्कृति पर काम कीजिए, संस्कृति को बचाइए या संस्कृति के प्रति अपना जो है आदर भाव रखिए। 7 क्या कहता है? 7 कहता है साथ साथ चलो। क्या मतलब हुआ? साथ साथ चलोगे तभी आप पर्यावरण को बचा पाओगे। तो पर्यावरण, झील, नदी, तालाब, इन सब की रक्षा करिए आप। 8 क्या कहता है? 8 कहता है, 8 में हम लोग जब आते थे, 6 में संस्कृत लेते थे और 8 में हम लोग लेते थे साइंस। तो अब भाई साइंस ले लो आप। तो विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति जो है अपना रवैया सकारात्मक रखिए। विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति अपना रवैया आप सकारात्मक रखिए। नो क्या कहता है? नो 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 मैन नो। नो यानी कि किसी भी प्रकार का वायलेंस या हिंसा से आप दूर रहिए,
हिंसा से आप दूर रहिए। 10 क्या कहता है? 10 कहता है कि आप स्वयं प्रगति करिए जिससे ये देश प्रगति कर सके। और 11 मैंने आपको बताया जो 66वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था कि भाई ये कहता है कि 6 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था हमारी समग्र संस्कृति की, तो संस्कृति जो आता है वो 6वीं क्लास में लोग पढ़ते हैं, तो ये तो 6 में शामिल हो गया। सार्वजनिक चुनाव मतदान ये नहीं होगा, तो यही अपना आंसर हो गया कि भाई ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा हिंसा से दूर रहना है, नो, यानी 9 में। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता यानी कि 1 2 3, तो ये 3 में हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है हमारा कि which article of the Indian Constitution mentions that where the same person is appointed as the governor of 2 or more states, emoluments the emoluments and allowances payable to him her shall be allocated। कहता है कि भाई कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि जो राज्यपाल है वो 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त हो सकता है और उनके भत्ते जो है, वेतन और भत्ते दोनों राज्य आवंटित करेंगे। तो कौन सा आर्टिकल ये बताता है? तो आर्टिकल 158 आपको ये बताता है कि भाई साहब, यानी कि इसमें बताया गया है राज्यपाल के वेतन भत्ते इत्यादि के बारे में, राज्यपाल के वेतन भत्ते इत्यादि के बारे में। इसके आसपास की जो चीजें हैं वो हम तुरंत देख लेते हैं। 153 में दिया गया है राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। 154 में दिया गया है कि साहब जो राज्यपाल है उसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां निहित होंगी, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होंगी। क्या मतलब है इसका? यानी कि राज्य में जो सारी शक्तियां हैं वो नाम मात्र के लिए, जैसे राष्ट्रपति आप पढ़ते थे, इनके पास होंगी, श्री राज्यपाल के पास। 155 आप कहता है कि भैया इनको राष्ट्रपति चुनेगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। 156 इनके कार्यकाल की बात करता है। 157 बताता है इनकी योग्यता, और 158 मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ बचता है, कुछ खास आर्टिकल? हाँ, एक आप और तैयार करिए। 2 से 13 आर्टिकल बताता है कि ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन ना चल रहे हों। और देख लीजिए 161 आर्टिकल जो राज्यपाल से संबंधित है वो कहता है कि ये माफी दे सकते हैं, जो लोग कुछ कारनामे वगैरह कर देते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति माफी देता है ऐसे राज्यपाल भी माफी दे सकता है कई प्रकार की सजाओं में। बस ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, और सैन्य सजाओं को, जो सेना सजा देती है, सैन्य सजाओं को माफ नहीं कर सकता है, सैन्य सजाओं को माफ नहीं कर सकता है। आर्टिकल 161 एक है शायद जो राज्यपाल के नाम पर राज्य चलता है ऐसा बताता है, राज्य चलता है। आर्टिकल 2 से राज्यपाल से संबंधित है, वो कहता है कि राज्यपाल चाहे तो सिफारिश लगा सकता है राज्यों को, यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति के पास, कि ये राज्य जो है वो सही से नहीं चल पा रहा है, इस पर आपातकाल जो है आप लगाइए। आप ये लिख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? ये क्वेश्चन आप बताएं मुझे कहाँ से लिया गया है। ये भाग 3 जो है हमारा फंडामेंटल राइट, वहां से लिया गया है। अब आप समझिए इसमें वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या फिर उसे दंडित नहीं किया जाएगा। दरअसल आर्टिकल जो 20 है वो आपको दोष सिद्धि से संरक्षण देता है, दोष सिद्धि से
संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण का मतलब क्या है? आर्टिकल 20(1) ये बताता है कि आपके ऊपर, आर्टिकल 20(1) ये कहता है कि मान लो 2015 तक ऐसा कोई कानून नहीं है कि पबजी खेलने पर आपको 6 साल की सजा होगी, लेकिन 2026 में एक कानून बनाया गया कि पबजी खेलने पर आपको 3 साल की सजा होगी। अब 2015 में आप पबजी खेलते थे, तो सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि चूंकि 2025 में ये कानून बनाया गया है कि भैया आज पबजी खेलोगे तो 3 साल की सजा होगी, आपने 2015 में भी खेली थी पबजी तो आपको 3 साल की सजा होगी। यानी कि 20(1) ये कहता है कि जिस वक्त के कानून का उल्लंघन आप करते हो उसी वक्त आपको सजा दी जाएगी। यदि कानून, आपने किसी कानून का उल्लंघन तब किया है जब उस कानून का एग्जिस्टेंस ही संविधान में नहीं था, तो आपको उसके लिए सजा नहीं दी जाएगी। और 20(2) कहता है कि किसी भी अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, या आप कह लीजिए कि उसके जो मुकदमे हैं वो 2 बार नहीं चलेंगे। 20(3) कहता है कि आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, या आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने की जो है वो मजबूरी नहीं है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने खिलाफ गवाही ना दें। आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य क्या है। राज्य में सब कुछ शामिल होता है, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक। आर्टिकल 13 चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक हर वो चीज जो सरकारी है, यानी सरकार के द्वारा कोई भी संस्था की कुछ नियम या कानून बनाती है, वो सब कुछ राज्य में शामिल हो जाएगी। 13 कहता है कि जो विधि है उसके बारे में बात करता है। 13 विधि के बारे में बात करता है, विधि के बारे में बात करेगा। 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले कोई कानून जो बनाया गया था, यदि वो आज मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो शून्य घोषित हो जाएगा। 13(2) कहता है 1950 से पहले का, 1950 से बाद का कोई कानून है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो भी शून्य हो जाएगा। 13(3) बताता है कि विधि में क्या क्या शामिल है। अब आइए 14। तो आपको बताएं आर्टिकल, इसको हम थोड़ा खत्म कर देते हैं ताकि आपको और आर्टिकल भी फटाफट बता दें। आइए, आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है, और ये समानता का अधिकार समानता अनुपातिक समानता है। यानी कि जैसे गरीबों से टैक्स नहीं लिया जाता तो किसी गरीब से टैक्स नहीं लिया जाता, अमीरों से टैक्स लिया जाता तो सारे अमीरों से टैक्स लिया जाता है, तो ये समानता का अधिकार है। 15 कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं। 15 जो बेसिकली वो कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 कहता है कि नियोजन में आपको सारी व्यवस्थाएं, जो नौकरी होगी, सरकारी नौकरी या नियोजन, उसमें कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। 17 कहता है कि भैया अस्पृश्यता का अंत करो, जो अनटचेबिलिटी है उसका अंत करो। 18 कहता है कि साहब उपाधियों का अंत करो, कि अब कोई राय बहादुर और खान बहादुर नहीं होगा, केवल डॉक्टर यानी कि जो पढ़ाई की उपाधि होती है, सैन्य उपाधि होती है, केवल वो ही ठीक है मिल सकती है, बाकी सारी उपाधियों को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। आपका आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, वाक की स्वतंत्रता देता है बोलने की। 20 में आपको समझा ही चुका हूं, बाकी आर्टिकल तब बताएंगे जब इसका कोई क्वेश्चन आएगा। अब ये तो उत्तर दिया गया है, इसका पहले क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसका ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या है। अब आप बताइए उत्तर। आपने ये क्वेश्चन देखा, क्या तगड़ा क्वेश्चन है, सीपीयू में पूछा गया है ये क्वेश्चन है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होती है। तो साहब किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद की जो मिनिमम संख्या है वो 12 होती है, और मैक्सिमम क्या होती है? 91 संविधान संशोधन
2003 के तहत जो मैक्सिमम संख्या होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, यानी कि मान लो जैसे कि 500 सदस्य हैं, आप ऐसे समझिए, जो मैक्सिमम होगा वो विधानसभा का 15% होगा। इसमें सीएम भी शामिल है, यानी कि जो विधानसभा, मान लो किसी विधानसभा में 500 लोग हैं, तो उसका 75 यानी कि 75 लोग मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। आगे बढ़िए। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका में आता कौन कौन है साहब? कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आ जाता है, उपराष्ट्रपति भी आ जाता है, प्रधानमंत्री भी आ जाता है, प्रधानमंत्री की काउंसिल भी आ जाती है यानी कि मंत्रिपरिषद भी आ जाता है। तो साहब 38 से 50 ये तो डीपीएसपी वाले आर्टिकल हैं, हटाओ इसको। 80 से 86, 79, 80, 79, 80, 81 यहाँ संसद के बारे में बताया गया है। 80 यानी कि राज्यसभा के बारे में बताया गया है, और यहाँ जो है वो लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो ये चीजें तो आती नहीं कार्यपालिका में। इसको समाप्त करो साहब। 112 से 118, 112 से 118, जैसे 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है कि जो आपका बजट आता है, बजट शब्द तो संविधान में है नहीं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण में लिख नहीं रहा हूँ, वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की, तो ये भी नहीं है आपका आंसर। आपका आंसर पर क्या है? आपका आंसर है 52 से 78। ठीक है सर। अब जैसे 52 से लेकर 62 तक क्या है, यहाँ है आपके लिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 52 में तो राष्ट्रपति का पद है। 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति में सारी शक्तियां निहित हैं कार्यपालिका की। अब लिख नहीं रहा हूं, कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित हैं, कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित हैं। और राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है, प्रमुख नाम मात्र का। 54 में इसके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात की गई है, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जो लोग इसके चुनाव में शामिल होंगे, चुनाव में शामिल होंगे, कौन होगा शामिल? तो साहब सारे निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिन लोगों ने चुनाव जीता है। कहाँ चुनाव जीता है? तो साहब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जम्मू कश्मीर, पौंडुचेरी, दिल्ली की भी विधानसभा शामिल है इसमें। विधान परिषद शामिल है क्या? जो 6 राज्यों में विधान परिषद नहीं है शामिल। इन सारी जगहों के जो मेंबर हैं, जो चुनाव के द्वारा आए हैं, यानी कि निर्वाचित हुए हैं, जिनको चुना नहीं गया है, इलेक्टेड मेंबर जो नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनता है राज्यसभा में, तो ये 12 लोग शामिल नहीं होंगे इस चुनाव में। बाकी जिन लोगों ने चुनाव जीते हैं, एमपी और एमएलए बनकर आए हैं, जो लोग जनता के द्वारा चुनाव जीत कर आए हैं, वो सारे लोग इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है कि भाई जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करता है कि ये आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होगी। प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होगी। ऐसे ही और आर्टिकल जो राष्ट्रपति से संबंधित है, वो किसी और बार राष्ट्रपति के क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको इनमें से आंसर देना है। तो कौन सा कथन है? सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्तियों की बजाय कार्यों का प्रतिकरण किया जाता है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र हैं। अब आप आंसर दीजिए इसमें से। तो देखिए, आप सबसे पहले दिमाग लगाइए कि सरकार के सभी अंग स्वतंत्र हैं, तो नहीं है, क्योंकि सरकार में केवल न्यायपालिका स्वतंत्र है। बाकी आप देखिए, कार्यपालिका जो है और विधायिका है, वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है,
जैसे कार्यपालिका में मान लो जो सदस्य हैं, मान लो कोई मंत्री हैं, जैसे रेल मंत्री हैं, तो वो रेल मंत्री कार्यपालिका में भी शामिल हैं और वो विधायिका में भी शामिल हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में अमेरिका की तरह व्यवस्था नहीं है कि जो कार्यपालिका में है वो विधायिका में नहीं होगा। भारत में कार्यपालिका और विधायिका मिक्स है। जो विधायिका में है, जो कार्यपालिका में है, वो विधायिका में जरूर होगा। इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है एक दूसरे से। और ये कह रहा है कि सभी अंग स्वतंत्र हैं, यानी कि तीन तो गलत हुआ। जैसे ही तीन गलत होता है, ये तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं और आपका ऑप्शन एक दो बचता है। ये क्या कह रहा है? तीन प्रमुख अंग हैं विधायिका, बिल्कुल सही बात। कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है, विधायिका हमेशा नियम बनाती है, ये नियम को लागू करवाती है। और ये जब उन नियमों में कोई समस्या आती है तो उस पर जो है न्याय देने का काम करती है। आगे बढ़िए, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है अपने। तो क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यसभा के अंदर विधान परिषद में जो है सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है? तो आप समझिए, ये आपका आर्टिकल 194 है। ये बहुत ही टिपिकल आर्टिकल है जो क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली टफ बना देते हैं। आर्टिकल 194 है जो ये बताता है कि राज्य में जो है वेतन और भत्ते विधान परिषद के सदस्यों को किस तरीके से दिए जाएंगे। और आर्टिकल 199, ये सारे आर्टिकल टिपिकल आर्टिकल हैं। इन आर्टिकलों में आर्टिकल 199 कुछ दिमाग से निकल रहा है कि ये क्या कहता है। आर्टिकल 196, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ तो गड़बड़। आर्टिकल 194 नहीं, आर्टिकल 195 वेतन और भत्तों की बात करता है। वेतन और भत्तों की बात करता है कि साहब जो विधान परिषद के लोग हैं, वेतन भत्ते और कार्यवाही के जो खर्चे होते हैं, कार्यवाही के खर्चे, इसकी बात करता है 195। तो 195 टिक करिए आप। और आर्टिकल 194, आर्टिकल 194, ये आर्टिकल 194 बताता है कि जो कार्यवाही होती है, मान लो जैसे कोई कार्यवाही हो रही है विधानमंडल में, तो उसमें विशेषाधिकार, विशेषाधिकार बताता है आर्टिकल 194 कि जो सदस्य हैं वो कुछ भी बोलेंगे तो उन पर कोई हाईकोर्ट में कार्यवाही नहीं होगी। वो सदस्य कुछ भी बोल सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने बोलने के लिए। इस चीज का जो विशेषाधिकार है वो आर्टिकल 194 में दिखता है। आर्टिकल 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आप कहोगे धन विधेयक की परिभाषा तो 110 में है। 110 में है, वो लोकसभा के लिए है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ये तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आर्टिकल 199 में ये राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के लिए यहाँ वो तय करेगा ये देखकर कि ये धन विधेयक है या नहीं है। और आर्टिकल 198 राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल यदि चाहे, कोई जैसे विधेयक आया है, मान लो विधानसभा में कोई विधेयक आया है और राज्यपाल को लगे कि ये विधेयक कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, इसके लिए राष्ट्रपति से डिस्कस करना चाहिए, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ये व्यवस्था इसमें जो है की गई है। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन भी सीपीयू में पूछा गया और ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन डील कर चुके हैं। अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो योग्य हों, यानी कि द एडवाइजरी बोर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंसीडर्ड ऑफ पर्सन हु आर और हैव और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज। क्या देखिए, इसमें जो आंसर है वो है जजेस ऑफ लोअर कोर्ट। लेकिन मुझे मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें ये भी आंसर हो सकता था, क्योंकि जो आपको इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि जो लोअर कोर्ट होती है वो होती क्या है। लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही हिस्सा है। बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऊपर की कोर्ट है, लोअर कोर्ट नीचे की कोर्ट है। यानी कि लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है कि एक जिले में एक कोर्ट होती है और इसमें एक जज बैठता है। लोअर कोर्ट जो है इस जिले की कोर्ट की उपशाखाएं होती हैं, जिसमें कई टाइप के अधिकारी बैठते हैं जो छोटे मोटे चोरी चपाटी और ऐसे टाइप के केसों को जो है डील करते हैं। लेकिन इसके आंसर में जो है, आंसर की में ये दिया गया था
जबकि ये भी हो सकता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आंसर में ये दिया गया था, तो एसएससी ने शायद इसको ही माना है, तो फिर आप भी इसी को मानना। अब आप मुझे बताएं, ये क्लास हमने 40 मिनट की 40 मिनट में लगभग जिस भी क्वेश्चन को हमने टच किया, उस क्वेश्चन की सारे एंगल को देखा कि वो क्वेश्चन कैसा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको ये सीरीज आगे भी चाहिए, तो आप मुझे बता देना है। मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन, जो हार्डेस्ट क्वेश्चन रहे हैं, जिन क्वेश्चनों में वास्तव में दम लगती करने में, ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को आपको सॉल्व करवाऊंगा। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि आपका अनुभव इस वीडियो को लेकर क्या रहा, और मेरी अप्रोच जो डील करने की क्वेश्चंस को कैसी है। मैं एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द की सारी बातें बता पा रहा हूँ या नहीं, आप अपने सुझाव भी जरूर दें। आज के लिए धन्यवाद।